देखो आज के टॉपिक हम लोग देखेंगे ये ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का सबसे पहले ये मतलब क्या है और वैश्वीकरण जो वर्ड्स है ये कब से कॉइन किया गया है। सबसे पहले ये समझो कि वैश्वीकरण है क्या, रियल में ये वर्ड है क्या, वैश्वीकरण को क्या चीज़ कहा गया, वैश्वीकरण वर्ड कहाँ से कॉइन किया गया और क्या इसका मतलब है। वैश्वीकरण को यदि हम इसको एक हिंदी के वर्ड्स है जिसको हम यदि संधि विच्छेद करें तो वैश्वी विश्व प्लस एकीकरण यानी कि विश्व को एक मंच पे लाना, विश्व को एक मंच बनाना, विश्व को लोगों के जोड़ना, यही हमारा क्या है वैश्वीकरण है। यानी कि विश्व के जो लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है ये वैश्वीकरण है। अब जोड़ने की प्रक्रिया जब भी हम बोलते हैं तो कई चीज़ दिमाग में आता है। पहला चीज़ दिमाग में ये आता है क्या विश्व को हम फिजिकली जोड़े। फिजिकली का मतलब सपोज करो कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट है ये पहले से हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे ये एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट पहले से यूरोप से जुड़ा हुआ है, या हम देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये जुड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण होगा? तो नहीं, भौतिक रूप से जुड़ना वैश्वीकरण नहीं है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक देश के पास अपना सीमा पर सुरक्षा बल है। वो सीमा या तो सीमा वो भौतिक रूप से हो यानी कि वो सीमा लैंड पर सीमा हो यानी कि ज़मीन पर सीमा हो, या सीमा उसके समुद्र के अंदर में हो। दोनों सीमा पर क्या होता है, मुख्य रूप से सेनाएं लगी होती है। वो सेना क्या करती है कि दूसरे देशों के नागरिकों को, दूसरे देशों के वस्तुओं को अपने देशों में आने और प्रवाह होने से रोकता है। तो क्या ये वैश्वीकरण हुआ? तो नहीं। यानी कि लैंड के रूप में यदि भौतिक रूप से हम कहें तो भौतिक रूप से हम लोग वैश्वीकरण के हिस्सा में नहीं है, वैश्वीकरण में नहीं है। भौतिक रूप से वैश्वीकरण क्यों नहीं है कि भौतिक रूप से ईश्वर ने, कुदरत ने, प्रकृति ने हमारे पृथ्वी को ऑलरेडी कनेक्ट किए हुए है। हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं जो पहले से कनेक्टेड है। तो ये वैश्वीकरण क्या मतलब है? तो ये वैश्वीकरण का मतलब है कि 20वीं सेंचुरी में ये वैश्वीकरण का शब्द वैसे बहुत पुराना है, लेकिन 20वीं सदी में ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक और ब्रॉड फॉर्म ले लिया, यानी कि बहुत एक बड़ा एक रूप ले लिया। वैश्वीकरण का कोई एक मतलब नहीं है, और वैश्वीकरण का जो लोगों ने, जो अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया, इस शब्द का कॉइन किया, उसका कोई सिंगल मतलब ही नहीं निकाला। इसलिए वैश्वीकरण कहने में तो आसान होता है। मान लो कि वैश्वीकरण कह रहे हैं तो विश्व का एकीकरण, विश्व का एकीकरण, यहाँ पर लिखा हुआ है एक इंग्लिश वर्ड ग्लोबलाइजेशन। इस मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं। इसी ग्लोबलाइजेशन को ही तो वैश्वीकरण कहते हैं, यानी सभी ग्लोब को जोड़ दो, यही वैश्वीकरण है। तो ये ग्लोबलाइजेशन क्या, अब कोई जो भी वर्ड कॉइन करने वाला जो लोग हैं, क्या वो लोग कभी इस चीज़ को डिफाइन किया कि वैश्वीकरण यही है, दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया है या भौतिक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है? ये चीज़ को डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो इसका कोई एक मीनिंग और ये जो एक प्रोस्पेक्टिव डिफिनीशन जो होता है, जो एक रियल डिफिनीशन हो कि क्या इसका मतलब वैश्वीकरण का है, वो कुछ माने कि कोई लोगों ने बताया ही नहीं, अर्थशास्त्रियों ने बताया ही नहीं। अभी भी इस पर विवाद चले हुए हैं कि क्या इसका वैश्वीकरण का रियल मतलब क्या है। लेकिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, तो अपने आप वैश्वीकरण शब्द का मतलब ब्रॉड होते चला गया। इसीलिए हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो वैश्वीकरण को कई शब्दों में डिफाइन किए हैं। वैश्वीकरण का एक मतलब होता है विश्व के देशों के निर्भरता को दिखाता है। हम लोग जानते हैं कि विश्व के जितने भी देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक तो जुड़े हुए भौतिक रूप से पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक देश में जो रिसोर्सेस हैं, सभी देशों के पास हर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। जैसे कोई भी संसाधन हर देश में अवेलेबल है नहीं है। तो जब देशों में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। प्रत्येक देश किसी न किसी चीज़ के लिए या वस्तु सेवा के लिए निर्भर कर रहा है। तो जो इंटरडिपेंडेंसी यानी कि एक देश को दूसरे देश पर निर्भर होना, यही प्रक्रिया को बाद में वैश्वीकरण के रूप में माना गया। और रियल में अभी तक आने वाले समयों में भी वैश्वीकरण का मतलब यही है कि एक देश दूसरे देश पर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो डिपेंडेंसी है देशों का, एक देश का डिपेंडेंसी जो दूसरे देशों पर है, वही चीज़ हमारा मुख्य रूप से वैश्वीकरण है। जैसे मान लो कि हमारे देश में, जैसे विश्व में सभी लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, और बहुत सारे देशों के पास अपना सर्च इंजन है, लेकिन आज भी हम अपने पास भारत सर्च इंजन नहीं बनाया है। आज हम गूगल का सर्च इंजन यूज कर रहे हैं कोई भी इंटरनेट पर किसी भी काम करने के लिए। तो हमारी निर्भरता यदि इंटरनेट को यूज करने में, इंटरनेट को एक्सेस करने में किस पर है? अमेरिका पर है। तो हमारा निर्भरता कहीं ना कहीं अमेरिका पर तो है। बहुत सारे मान लो कि अभी भी इसरो जो है हमारे स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहा है, लेकिन इसरो स्पेस के क्षेत्र में काम तो कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रौद्योगिकी तकनीकी या तो हम लोग नासा से जुड़ कर हायर करते हैं, न तो रसिया से लेते हैं। ये भी तो क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी है, यानी कि डिपेंडेंसी है। तो जो इंटरडिपेंडेंसी जो कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे पर निर्भर करना, यही ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबलाइजेशन जब मान लो कि देश या चाहे बड़े बड़े लोग, पॉलिटिकल लीडर्स
या बड़े बड़े उद्योगपति एक दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि यही ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन बाद में जैसे और भी चीज़ों का विकास होते चला गया, इंटरनेट कम्युनिकेशन बढ़ा, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, तो वैसे परिस्थिति में ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बदलते चला गया। अब क्या हो गया कि जैसे इंटरनेट कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, तो इंटरनेट कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट होने से एक प्रौद्योगिकी के रूप में अब लोगों ने, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विकास हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है से काफ़ी मात्रा में डेवलप किया, बड़े पैमाने पर डेवलप किया, तो उससे एक देश के लोग दूसरे देशों से जुड़ना शुरू कर दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट जोड़कर या इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, विभिन्न प्रकार के जो मीडिया हैं उस मीडियाओं से जुड़ना शुरू कर दिया। यानी कि अब क्या हो कि पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ गया। तो पीपल टू पीपल कनेक्शन से फिर नए मायने में देखा गया है, नए मतलब में देखा गया है कि अब ये भी चीज़ें हैं सो वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण का जो वैश्वीकरण एक स्थिर वर्ड के रूप में यदि हम लोग देखें तो एक स्थिर वर्ड नहीं है, एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, यह एक बदलता हुआ प्रक्रिया है। इसलिए वैज्ञानिक उन्होंने दूसरी भाषा में यह भी कहते हैं कि यह जो है एक बहुयामी प्रक्रिया है। वैश्वीकरण जो है एक बहुयामी प्रक्रिया है, क्योंकि हम एक चीज़ को वैश्वीकरण के रूप में नहीं दे सकते हैं। शुरुआती समय में वैश्वीकरण को लोगों ने केवल कल्चर से जोड़ने की कोशिश किया, शिक्षा एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश किया कि केवल एजुकेशन की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। लेकिन वैश्वीकरण को यदि दिमाग में यदि लगाया जाए, दिमाग से जोड़ा जाए, तो वैश्वीकरण जब भी कोई भी देश किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट करता है, किसी दूसरे देश पर निर्भर करता है, तो किसी एक मतलब और किसी एक कारण से निर्भर नहीं कर सकता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। तो उस उद्देश्य में हो सकता है कि उसकी कल्चर को हाइड करना है, कल्चर को हम लोग हाईजैक करना चाहते हैं, उसके कल्चर संस्कृति को हम लोग सीखना चाहते हैं, तो वो भी एक वैश्वीकरण के फॉर्म आ गए। हो सकता है कि उसके तकनीक को हम सीखना चाह रहे हैं, तो भी एक वैश्वीकरण का फॉर्म हो गया। हो सकता है कि उसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम को हम हायर करना चाह रहे हैं, उसकी राजनीतिक व्यवस्था को हम हायर करना चाह रहे हैं, हाईजैक करना चाह रहे हैं, चाहे उसको सीखना चाह रहे हैं, तो वही प्रक्रिया एक प्रकार का वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण को कई क्षेत्रों के रूप में देखा गया, एक रूप में नहीं देखा गया है। इसलिए वैश्वीकरण को क्या कहा गया? बहुयामी। इसमें मुख्य रूप से जो वैश्वीकरण को डिफाइन किया गया है, ये राजनीतिक रूप से इसके आयाम है, एक इसका आयाम आर्थिक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, एक आयाम संस्कृति है। अब तीन, और हम तकनीक को भी, नया मॉडर्न सिस्टम में तकनीक को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन तकनीक मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देता है। कोई भी टेक्नोलॉजी का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अपने इकोनॉमी को हमको ठीक करना है। जैसे मान लो कि हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो इंटरनेट के प्रयोग करके हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम इंटरनेट एक्सेस के अधिक से अधिक प्रयोग करके अपने सिस्टम को हम डेवलप करें। अब जैसे ई बैंकिंग स्टार्ट कर देना, ई एजुकेशन स्टार्ट कर देना, तो ई एजुकेशन स्टार्ट करने से कहीं ना कहीं हम जो हमारे पास ह्यूमन फोर्स है, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उस ह्यूमन रिसोर्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाह रहे हैं, उसको नए पैमाने पर हम लोग स्किल करना चाह रहे हैं। तो इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी, मान लो कि भारत की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे कॉलेज है, अच्छे स्कूल हैं, तो वहाँ पर कोई पढ़ाई चल रही है, तो जो दूर दराज के इलाका है, गांव के क्षेत्र में, जहाँ पर अच्छे शिक्षा की सुविधा नहीं है, तो उस इंटरनेट के माध्यम से उन शिक्षाओं को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार के इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। इसलिए इसको हम लोग जो ग्लोबलाइजेशन में जो कनेक्टिविटी है, प्रौद्योगिकी की है या तकनीक है, उस तकनीक को आर्थिक मुद्दे में रखते हैं। उसी प्रकार से संस्कृति कनेक्टिविटी, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संस्कृति रहा है, चाहे किसी भी देश की संस्कृति कोई परे नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में अभी तक जो वैज्ञानिक खोज हुए हैं, उस वैज्ञानिक खोज से एक ही चीज़ का पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो एक ही ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पर ह्यूमन निवास करता है, मानव रह रहे हैं। तो मानव की कनेक्टिविटी तो पुराना परंपरा है, और पुरानी परंपरा से प्राचीन काल से मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। कभी इस्लाम के साथ, इस्लामिक कंट्री के साथ मनुष्य, या हिंदू धर्म के साथ जुड़े हैं, कभी यीशु मसीह यानी कि क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो संस्कृति प्रचार प्रसार, जैसे मान लो कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझें कि जब अंग्रेज इंडिया में आए तो एक क्रिश्चियन मिशनरी लाए थे। क्रिश्चियन मिशनरी से उनका उद्देश्य क्या था कि हर देश में क्रिश्चियन धर्म का फैलाव होना, विस्तार होना, क्रिश्चियन धर्म का बढ़ना। तो क्या है? संस्कृति प्रोस्पेक्टिव है वहाँ पर, यानी कि कल्चर प्रोस्पेक्टिव है, कल्चर दृष्टिकोण है। तो वहाँ पर हम लोग वैश्वीकरण को कल्चर दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, जब भी हम वैश्वीकरण के बारे में व्याख्या करें और संस्कृति प्रोस्पेक्टिव को दिखाते हैं, तो वहाँ पर अपने धर्म के बारे में, धार्मिक प्रक्रिया जो हुई है, धार्मिक प्रक्रिया का जो विस्तार हुआ है प्राचीन समय से लेकर अभी तक, उनको हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब इस्लाम का विस्तार हुआ, तो इस्लाम का विस्तार एशिया में हुआ। एशिया में ये सऊदी अरबिया देश है, तो सऊदी अरबिया में एशिया में देश हुआ, एशिया में हुआ, और एशिया में धीरे धीरे बहुत देशों में फैल गया।
और अब एशिया में बहुत सारे कंट्री इस्लामिक कंट्री बन गए। तो इस्लाम का प्रचार एक प्रकार का वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि वहाँ पर सांस्कृतिक रूप से हम लोगों के दिमाग में इस्लामिक परंपरा और इस्लामिक विचार को भर रहे हैं। उसी प्रकार से हिंदू विचारधारा है, तो हिंदू विचारधारा मान लो कि उसकी ओरिजिनेट इंडिया में हुआ, लेकिन आज मान लो कि कहीं कहीं अमेरिका में भी, या मान लो कि चीन में भी, या मंगोलिया में ही, या नॉर्थ ईस्ट के कंट्री जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री है, वहाँ भी लोग जो है मुख्य रूप से गीता और महाभारत के जो भी संस्करण उनको लोग पढ़ते हैं। ये क्या है, हम लोग सांस्कृतिक रूप से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से विश्व के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक वैचारिक परंपरा हम लोग उदाहरण के रूप में तौर पर दे सकते हैं। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं, मान लो कि बौद्ध धर्म का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, और बौद्ध धर्म जैन धर्म का विकास इंडिया में हुआ, लेकिन जो भी नॉर्थ ईस्ट एशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया का देश है, वो साउथ ईस्ट एशिया के देश में बौद्धों का प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हुआ, और हमारे देश में जो साउथ ईस्ट एशिया के मैक्सिमम देश हैं ये बौद्ध को मान रहे हैं। तो क्या सांस्कृतिक रूप से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये एक संस्कृति वैश्वीकरण का उदाहरण है। संस्कृति वैश्वीकरण ये कहता है कि हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारी जो पैर पहनावा, हमारे जो पूजा पाठ करने की जो तरीका है, विधि है, इस विधि को कैसे फैलाएं। तो ये विधि के साथ यदि हम लोगों को जोड़ते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार के सांस्कृतिक वैश्वीकरण का उदाहरण है, संस्कृति वैश्वीकरण है। उसी प्रकार से ये वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि वैश्वीकरण का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ द पीपल, कनेक्शन ऑफ द पीपल, कनेक्टिविटी। यानी कनेक्टिविटी का मतलब, कनेक्टिविटी तीन तरह से लोगों के साथ जोड़ना है। फिजिकल कनेक्टिविटी हम लोग के हाथ में तो है नहीं। अब बताओ कि एशिया कॉन्टिनेंट को हम चाहेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट को यदि जोड़ना चाहे पूरा का पूरा फिजिकली रूप से, तो यह अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जोड़ सकते हैं, हमारे हाथ में ये है। डायरेक्ट फिजिकली रूप से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जोड़ सकते हैं कैसे, आदमी को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, हम आदमी को जोड़ सकते हैं। किसके माध्यम से, या तो यातायात की सुविधा बढ़ाकर, या हम टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से संचार की सुविधा बढ़ाकर, या हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, या हम कोई किताब लिखे, उस किताब के माध्यम से जो भी वैज्ञानिक खोज हुआ पूरे विश्व में फैला सकते हैं। तो एक वैचारिक व्यवस्था के माध्यम से लोगों को हम जोड़ सकते हैं। तो जो लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है, और जो लोगों के जोड़ने की जो प्रक्रिया बार बार और समय समय पर जो डेवलप्ड हो रहा है, समय समय पर जो विकसित हो रहा है, वही प्रक्रिया क्या है, वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण का मतलब कोई समझ में आया तो कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं समझेगा कि फिजिकल कनेक्टिविटी है। फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होकर ये पॉलिटिकली, कल्चरली और ये इकोनॉमिकली, ये तीनों प्रकार से जो कनेक्टिविटी विश्व में जो होता है, यही कनेक्टिविटी वैश्वीकरण है। और वो मनुष्य अपने आप कर रहा है, मनुष्य का विचार है। इसीलिए आप वैश्वीकरण के रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक गांव में एक ग्राम सभा होता है, पंचायत होता है, ग्राम पंचायत कहते हैं, उसी प्रकार से हम इसको वर्ल्ड पंचायत, ग्लोबल पंचायत कह सकते हैं। वैश्वीकरण एक प्रकार का ग्लोबल पंचायत है, जिसमें यह सदस्य, सभी देश इसके सदस्य हैं। इसके एक एग्जाम्पल के रूप में, वैश्वीकरण के एक प्रक्रिया के रूप में आप यूएनओ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, WTO का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूनेस्को का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें देशों को कनेक्ट किया गया है, एक दूसरे कनेक्ट माने कि फिजिकली, मेंटली सब देशों को कनेक्ट किया गया है। तो अब देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो ऑलरेडी कनेक्ट हैं, पीपल कनेक्ट नहीं है। जैसे देखते हो कभी भी कोई विवाद भारत में हो जाए, या तो हम चाइना को कोसते हैं, नहीं तो पाकिस्तान को कोसते हैं। तो ये क्या प्रक्रिया है, हम एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। लेकिन वैश्वीकरण प्रक्रिया कहते हैं कनेक्टिविटी को जो दर्शाता है। अब पाकिस्तान में कोई भी घटना हुआ, हमें जानकारी मिल जाती है उसकी। अमेरिका में कोई भी घटना हुआ, उसकी जानकारी मिल जाती है। तो जो आपके पास जानकारी आ रहा है, जो ज्ञान का वृद्धि हो रहा है, वो ज्ञान का समावेश, वो ज्ञान का समावेश ही वैश्वीकरण है। अब बात आती है कि वैश्वीकरण के शब्द इतना उछल क्यों गए। ये जो एक शब्द है वैश्वीकरण, ये शब्द वैश्वीकरण इतना उछल क्यों गया, इतना बड़ा पैमाने पर क्यों बढ़ा, और दिन प्रतिदिन इसके मीनिंग और बदलते जाएंगे। ये वैश्वीकरण के बारे में हम ये नहीं कह सकते कोई एक स्थिर मीनिंग इसका है। इसलिए वैश्वीकरण समय समय पर इसके मीनिंग और भी बदलेंगे और भी बढ़ते चले जाएंगे। तो वैश्वीकरण के मीनिंग बदलेंगे, इसके कारण क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, यानी कि जब कॉलोनियल एज चल रहा था, जब माने कि उपनिवेशवाद का जो समय था, तो उस समय में न ही रेल का विकास था, न ही एयर परिवहन था, न ही समुद्री बंदरगाह उतना तेजी से विकसित हुआ था। समुद्री मार्ग से तो लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उतना बड़े पैमाने पर तकनीकी बेस से, प्रौद्योगिकी बेस से वो उतना विकसित नहीं किया था। लेकिन जैसे ही ये परिवहन का प्रसार हुआ, तो परिवहन के प्रसार होने से एक देश के लोग दूसरे देश के साथ अपने आप कनेक्ट होना शुरू कर दिए। क्यों कनेक्ट होना शुरू कर दिए, तो अच्छे रोजगार लेने के लिए या व्यापार करने के लिए। तो ये परिवहन की प्रक्रिया है ना, किसी भी परिवहन की प्रक्रिया, वो हम यदि हम एयरलाइंस की बात करें, या हम समुद्री मार्ग से बात करें, या जैसे पार इंटरनेट है, यानी कि हम लोग जब माने कि इंटरकॉन्टिनेंटल रूप से जब हम एक प्राद्वीप को, यानी कि एक
मान लो कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं, तो ये जो इंटरनेशनल रूप से यानी कि इंटरनेशन यानी एक देश से दूसरे देश की जो रेल कनेक्टिविटी है, ये कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ा है। और इस प्रकार से ये भी एक वैश्वीकरण को और बढ़ावा दिया है, लोगों के जुड़ाव को और बढ़ावा दिया है, लोगों के बीच के जो भौतिकी कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया है। ये भौतिकी कनेक्टिविटी लोगों के बीच में जो बढ़ा है, इसकी वजह है रेल का विकास होना या पाइपलाइन का विकास हुआ। पाइपलाइन है क्या कि कोई देश से कोई भी यदि रॉ मटेरियल लाना है, कच्चे माल लाना है, तो उसके देश से हम डायरेक्ट ट्रक के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से ना लाकर पाइपलाइन के माध्यम से ला सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ या कोई भी खनिज जो लिक्विड स्टेट में हो, तो लिक्विड स्टेट के मटेरियल्स को रॉ मटेरियल के रूप में यदि ट्रांसपोर्ट करना है, तो पाइपलाइन भी एक दूसरे को जोड़ा है। तो पाइपलाइन का विकास, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का विस्तार, बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का विस्तार, ये जितने भी परिवहन के विस्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं एक देश के लोगों को दूसरे देशों से जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जोड़ा होगा, या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जोड़ा है, या पॉलिटिकली दृष्टिकोण से जोड़ा है। तो यही कनेक्टिविटी जो लोगों का है, वही कनेक्टिविटी वैश्वीकरण का एक बढ़ावा दिया है। तो ये पहला कारण था परिवहन का प्रसार होना। दूसरा कारण है संचार का प्रसार। संचार का प्रसार में हम क्या कह सकते हैं? जैसे एजुकेशन बढ़ा, एजुकेशन का एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव बढ़ा, लोगों के सोच में परिवर्तन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, बड़े पैमाने पर बुक छपने लगे, तो इससे एक जगह की सूचना है दूसरे लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। एक जगह की सूचना, जैसे मान लो प्रिंटिंग, जब लोग लिखना, जब पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो लोगों को लिख कर कोई भी चीज़ दूर तक पहुंचाने बहुत समस्या होती थी। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से कोई भी सूचना, कहीं पर भी कोई चीज़ आविष्कार हो रहा है, कहीं भी कोई घटना हो रही है, तो उन घटना की जानकारी आराम से दूसरे देशों तक फैल जा रहा है। तो दूसरे देश तक जो फैल रहा है, ये प्रक्रिया संचार का एक प्रभाव है। अब कोई भी घटना की जानकारी हमें मिल जा रही है, ये कैसे मिल रहा है? वो घटना की जानकारी हमें संचार के माध्यम से मिल रहा है। या तो हम कहीं पर बुक पढ़ के पता कर लेते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ के पता कर लेते हैं, या कोई मैगजीन को पढ़ के पता कर लेते हैं, या टेलीविजन को देखकर पता कर लेते हैं, या इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं। ये संचार का प्रसार हुआ ना, वही कहीं ना कहीं एक लोगों की सहानुभूति को दूसरी जगह जोड़ा। जैसे मान लो कि कोई पाकिस्तान में कोई आतंकी घटना हो गया, तो भारत के लोग भले ही उसके खिलाफ हो, लेकिन उसके प्रति सहानुभूति एक्सप्रेस करता है। सहानुभूति अक्सर कहते हैं कि दुख एक जाहिर करता है। तो दुख जाहिर करना क्या है? एक प्रकार के हम पाकिस्तान के प्रति दुख जाहिर करने, यानी कि लोग कनेक्टिविटी को दर्शाता है। यही कनेक्टिविटी एक वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है, जो मुख्य रूप से इन वजहों से हुआ है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल, वैश्विक शिक्षा और मोबाइल फ़ोन, ये सभी के सभी चीज़ें एक दूसरे से, विश्व में एक दूसरे से लोगों को जोड़ा है। ये संचार का प्रसार भी एक दूसरा कारण है जो वैश्वीकरण को और बढ़ावा दिया है। तीसरा है इंटरनेट का विस्तार। इंटरनेट में हम लोग कोई भी इंजन सर्च करते हैं, www वेबसाइट लिख देते हैं, तो वेबसाइट www वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी हम कहीं भी किस देश के किसी भी हिस्से में कनेक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। अब ये कनेक्टिविटी जैसे बढ़ा, गूगल जैसे सर्च इंजन का आविष्कार हो गया, तो ये गूगल जैसे सर्च इंजन केवल एक देश में प्रयोग नहीं हो रहा है, कई देशों में प्रयोग हो रहा है। ये कई देशों में प्रयोग हो रहा है, तो हम हर देश के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं फिजिकली। ये कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, जैसे सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे को, यानी कि भौतिक रूप से मनुष्य को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जोड़ रहा है। ये भी प्रक्रिया एक प्रकार के वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। ये प्रक्रिया हुआ इसलिए लोग अपने आप जोड़ रहे हैं, हम जोड़ नहीं रहे, अपने आप लोग क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यही तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। तीसरी बात कह सकते हैं अन्य प्रौद्योगिकी। जैसे हम लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के जो स्पेस स्टेशन है, जैसे नासा है, इसरो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये बड़े पैमाने पर, माने कि स्पेस के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर आविष्कार कर रहा है। और जो ये आविष्कार कर रहा है, इससे बड़े पैमाने पर सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। इस सैटेलाइट से टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे हम लोग वीडियो गेम चाहे विभिन्न प्रकार की वीडियो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, ये सैटेलाइट की वजह से हो रहा है। ये सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बढ़ेगा, उतना और आसानी से लोगों की जो सुविधा, संचार की सुविधा प्राप्त होगा, जिसके कारण लोगों के बीच में किसी भी जगह की सूचनाएं आसानी से मिल जाएंगी। जब सूचनाएं आसानी से मिलेंगी, तो ये भी चीज़ें क्या कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, यानी मनुष्य को, एक देश के मनुष्य को दूसरे देश के मनुष्य से जोड़ रहा है, एक देश की समस्याओं को दूसरे देश तक पहुंचा रहा है, एक देश के लोग की व्यवस्थाओं को दूसरे देश तक पहुंचा रहा है। तो जो लोगों को एक देश की समस्या को सीखना, एक देशों की समस्या को समझना, दूसरे देशों की समस्या को समझना, एक देश से दूसरे देश में जो ये चीज़ का प्रवाह हो रहा है, यही तो वैश्वीकरण का विस्तार कर रहा है। यही तो लोगों को एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी को दिखाता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति को दिखाता है, और यही प्रक्रिया वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है।
एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो वैश्वीकरण के सामने आया, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, जैसे हम लोग जानते हैं कि 18 सेंचुरी के 17 सेंचुरी 18 सेंचुरी के पहले हमारे देश में, चाहे पूरे विश्व में, लोग कोई भी काम हस्तशिल्प से करते थे, हाथ से बना हुआ चीज़ का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे मनुष्य ने अपने दिमाग लगाकर उन्हीं संसाधनों के प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की मशीनों का आविष्कार कर दिया, तो अब उत्पादन के दर में वृद्धि हो गया तेजी से। अब जो भी चीज़ हाथ से बनाने में कई साल लगते थे, कई समय लगते थे, अब वो चीज़ें तुरंत में बन जा रहा है। इससे क्या हुआ कि उत्पादन के जो रेट है, उत्पादन के जो स्केल है, प्रोडक्शन का जो स्केल है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुआ। जब प्रोडक्शन के स्केल में काफ़ी वृद्धि हुआ तो इसका परिणाम दो निकला। यदि हम तेज़ी से प्रोडक्शन करेंगे तो उसके बेचने के लिए बाजार चाहिए। ये बाजार के खोज के चक्कर में बहुत सारे देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ गया। और तीसरी चीज़ है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो रॉ मटेरियल भी बड़े पैमाने पर चाहिए, कच्चे माल भी चाहिए। तो ये कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए भी ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ा। तो कनेक्टिविटी बढ़ने का मेन कारण दूसरा रहा औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण के बीच कारण भी ये चीज़ें बढ़ा। दूसरी बात कि अब ये चीज़ जो है, औद्योगिकरण जो आया से एक लोगों के प्रति में एक विश्वास पैदा कर दिया। आम नागरिक, आम कॉमन पर्सन जो गरीबी से जीता था, जिसके पास अपना कुछ नहीं होता था, वो गंदे पुराने कपड़े पहनते थे। ये औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने वस्तु और सेवा को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करके उसकी प्राइस सस्ता कर दिया। और जब प्राइस सस्ता किया तो आम जनमानस में, आम लोगों में एक विश्वास सा पैदा हो गया, जिससे वो आम आदमी के विश्वास को भी जीत लिया और आम आदमी की कनेक्टिविटी दूसरे देशों के साथ बढ़ गया। यही चीज़ें हैं जो बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हम यदि समझे तो कोई एक नहीं है, चाहे वैश्वीकरण शब्द कोई स्थिर शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, परिवर्तनशील शब्द है। ये हमेशा जैसे जैसे और भी तकनीक का विकास होता रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि ये चीज़ें बढ़ते रहेंगी और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में और तेजी आता रहेगा।